हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम लोग क्लास 11th के जो चैप्टर नंबर 1 के केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 36 तक डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशंस में आपको जो इससे पहले के क्वेश्चंस हैं वो मिले थे और उससे पहले आपको इस चैप्टर के एग्जांपल्स जो हैं वो मिले थे। और आगे आगे आने वाले सेशंस में और आपको जो क्वेश्चंस हैं और दूसरे चैप्टर के 11th और 12th के वो भी मिलेंगे। Question number 31. How many significant figures should be present in the answer of the following calculations? तो बेसिकली हमें यहाँ पे कैलकुलेशन पूरा करके नहीं दिखाना, ये बताना है कि जो आंसर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक आपने नहीं पढ़ा होगा, तो आप ज़रूर एक बार सोचेंगे कि उसके लिए पहले हमें कैलकुलेशन करना है। लेकिन जो सिग्निफिकेंट फिगर आंसर की हैं, वो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करती हैं। जैसे कि आप इस कैलकुलेशन में देख रहे हैं जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला डिजिट है वो ये है। तो हमारा आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर जो आंसर में हो सकते हैं वो 3 होंगे। और यही हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करके नहीं दिखाना, हमें आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। इस क्वेश्चन में हम 5 को तो नेग्लेक्ट ही कर देते हैं क्योंकि यहाँ कोई डेसिमल नहीं लगा है। इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5.364 को देखेंगे तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसके आंसर में भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, क्योंकि एडिशन वाले केस में और सब्ट्रैक्शन वाले केस में डिफरेंट सिनेरियो होता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलग होता है। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर आएँगे। और इस सेशन के बाद आपको एक सेशन सिग्निफिकेंट फिगर का भी मिलने वाला है, जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के बीच में बताया था क्वेश्चंस के दौरान कि सिग्निफिकेंट फिगर का अलग से सेशन आपको मैं दूँगा और उसमें सारे रूल्स जो होते हैं वो एग्जांपल्स के साथ समझाऊँगा मैं। और उसी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के भी और एग्जांपल्स देके आपको मैं उसको समझाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। यूज़ द डाटा गिवन बिलो टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्गन आइसोटोप्स। तो आर्गन के जो 3 आइसोटोप्स होते हैं, आर्गन 36, आर्गन 38 और आर्गन 40। वैसे आपने 36 के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सुना होगा क्योंकि उसकी अबंडेंस बहुत कम है और ज़्यादातर आपने 38 या 40 के बारे में सुना होगा। वैसे आप जानते हैं कि आर्गन का एटॉमिक मास आप 40 ही पढ़ते हैं, क्योंकि इनको एग्रीगेट करके उसका आना 39 पॉइंट समथिंग ही है, 39.98 या 39.8 समथिंग। कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूँ। बट एवरेज एटॉमिक मास जो फाइंड हम करते हैं, उसके लिए हमें जो नेचुरल अबंडेंस होती है, जो उसका परसेंटेज होता है, मल्टीप्लाई करना होता है उसका मास प्लस दूसरा जो अबंडेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई करना उसका मास। देन फर्दर इस तरह से हम इसको कैलकुलेशन को करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास, इससे पहले भी एनसीईआरटी के अंदर और क्वेश्चंस आए थे एवरेज एटॉमिक मास के। परसेंटेज अबंडेंस इनटू मास, जो भी उसका मास है, पहला सपोज जैसे 35.96 है, प्लस परसेंटेज अबंडेंस इनटू m2 जो दूसरा मास है, प्लस परसेंटेज अबंडेंस इनटू m3। ये जो परसेंटेज अबंडेंस में मतलब यहाँ पे जो हमें बता रखा है, ये बेसिकली हम परसेंटेज इसमें क्या नाम परसेंट की फॉर्म में नहीं लिखते, उसको सॉल्व करके लिखते हैं। दैट इज 100 से डिवाइड करके हम उसको मेंशन करते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर मैं इस पूरी कैलकुलेशन को करूँ तो परसेंटेज अबंडेंस पहले वाले में 0.337% है, यानी कि 0.0037 वो उसका कैलकुलेशन हो जाएगा आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 100। परसेंटेज में है तो नॉर्मल डिजिट में हम उसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाय उसका जो अबंडेंस परसेंटेज का जो मास है 35.96755, 35.96755। इसी तरह से बाकी के दो भी मैं लिख लूंगा। 0.063% दूसरा है, तो 0.00063% ये हो जाएगा। मतलब परसेंट को हमने सॉल्व कर लिया और मल्टीप्लाई करेंगे 37.96272 से, प्लस 39.9624 वाला है हमारा 99.6%, तो ये हो जाएगा 0.996 मल्टीप्लाइड बाय 39.9624। तो इन तीनों को सॉल्व करके हमारा जो फाइनल आंसर है वो 39.948 आएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था और आप जानते भी हैं, क्योंकि एटॉमिक मास वगैरह तो 9th में याद करा दिए जाते हैं और आर्गन का एटॉमिक मास हम पढ़ते हैं। बाकी सभी में मतलब जो शुरू के 20 एलिमेंट्स हैं उन सब में सबसे अलग या तो इसका होता है या फिर क्लोरीन का होता है।
तो 39.948 यानी कि हम 40 इसका एटॉमिक मास है उसको हम लिखते हैं, कैलकुलेशंस में भी यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हमें पूरा कैलकुलेट करके दिखाना ज़रूरी था, क्वेश्चन ही वही था। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहली कंडीशन है 52 मोल्स ऑफ आर्गन। आर्गन के 52 मोल्स हैं। किसी के भी मोल्स हैं, अगर हम नंबर ऑफ एटम निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर करना होता है। तो यहाँ पे 52 मोल्स हैं मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है, अगर आप कैलकुलेशन को आसान बनाना चाहते हो तो 6.02 भी यूज कर सकते हो, और कई जगह पे 6.023 भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बट ज्यादातर 6.022 का इस्तेमाल करा जाता है। तो ये कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आएगा कुछ एक 3.13 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 25। 6 का इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमने साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से यहाँ पे 3.13 स्मॉलर डिजिट यहाँ पे ले लिया, और फर्दर आगे हमने पावर को रेज कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया, मतलब जो यहाँ से हमारी पावर है वो ऐड हो जाएगी उसमें, सम अप होके। तो ये हमारा 33 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा 32 क्वेश्चन नंबर हो गया। सेकंड पार्ट में आएंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, 52 यू ऑफ एच ई, नंबर ऑफ एटम बताने हैं। तो 52 यू जो है ये भी एटम्स का ही मास है। यू आपने पढ़ा है, यूनिफाइड मास हम बोलते हैं, या एटॉमिक मास यूनिट हम बोलते हैं। तो ये जो यूनिफाइड मास है, इसको हम एक जो हीलियम एटम का मास होता है उससे डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आ जाएंगे, दैट इज 13। 52 यू अपॉन 4 यू, तो 13 एटम्स हमारे पास आ जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि 52 यू में हमारे पास टोटल 13 एटम्स हैं हीलियम के। फर्दर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं इसके। 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, अब की बात ग्राम्स में दे रखा है, यानी कि ये गिवन मास है, ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 52 अपॉन 4, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 13 मोल्स आ गए अब की बार, पिछली बार 13 एटम्स थे, तो अब इन मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। 13 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा 7.82 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 एटम्स। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन। काफी सारे स्टेप्स हैं, काफी सारे फॉर्मूलाज का यूज होता है इसमें, काफी सारी कैलकुलेशंस हैं। वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। वेल्डिंग फ्यूल गैस में कार्बन और हाइड्रोजन है सिर्फ। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट। यहाँ पे मेंशन कर रखा है नो अदर प्रोडक्ट, यानी कि हम एक हाइड्रोकार्बन को, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है, ऐसे हम एक हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 0.690 ग्राम वाटर देता है, और कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता। इसका मतलब वाटर में जितना भी हाइड्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड में जितना भी कार्बन है, वो सारा कार्बन और हाइड्रोजन उस हाइड्रोकार्बन से ही आया है। इसका मतलब हम हाइड्रोजन और कार्बन का मास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिस्पेक्टिवली पता कर सकते हैं। आगे क्या बोला है, a volume of 10 liter measured at STP is of this welding gas is enough to weigh 11.6 ग्राम, यानी कि 10 लीटर STP पे उसका जो मास है वो 11.6 ग्राम है। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मोलर मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बात की बात है, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा, फाइंड करेंगे। जो ऊपर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी पहली दो लाइन में, जो हमें बातें गिवन थी उनसे हम बता पाएंगे। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बताने के लिए हमें मास परसेंटेज बहुत जरूरी होता है, और मास परसेंटेज हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन और ना तो मास परसेंटेज गिवन है और ना ही कार्बन और हाइड्रोजन का हमारे पास मास है। तो वो मास हम फाइंड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। तो सीधे सीधे जो हमारा ये 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, उसके हिसाब से CO2 कंटेन्स 12 ग्राम कार्बन, और 1 ग्राम जो है वो 12/44 ग्राम कंटेन करेगा, और इसी तरह से 3.38 ग्राम जो है वो फाइंड हम कर लेंगे CO2 में कितना कार्बन होगा, 12/44 इंटू 3.38 ग्राम कार्बन। तो इस कैलकुलेशन को करके हमारा आंसर आएगा 0.9218 ग्राम। फर्दर वाटर का भी सेम तरीके से हम मास फाइंड आउट कर लेंगे। 18 ग्राम H2O विल कंटेन
2 ग्राम ऑफ कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन। देन फर्दर 1 ग्राम के लिए हो जाएगा 2/18 ग्राम हाइड्रोजन, एंड देन फर्दर 0.690 ग्राम के लिए हो जाएगा 2/18 इंटू 0.690 ग्राम हाइड्रोजन, और यहां से हमारा आंसर आएगा 0.076 ग्राम हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन का जो हमारा मास आ गया, इनसे हम हाइड्रोकार्बन का मास फाइंड कर लेंगे, और हाइड्रोकार्बन का जो मास है, हाइड्रोकार्बन का जो मास है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन 0.076 प्लस 92 पॉइंट सॉरी 0.9218 0.9218, ये कैलकुलेशन हमारा अप्रोक्सीमेटली 0.9985 ग्राम आ जाएगा। तो ये जो हमें मास पता चला है, इसी मास से हम मास परसेंटेज ऑफ कार्बन और मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे। ये हमारा पूरा पहला स्टेप चल रहा है अभी, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने से, फाइंड करने से पहले तक का। कार्बन का मास परसेंटेज कैसे आएगा? 0.9218 अपॉन 0.9985 इंटू 100, और इसी तरह से हाइड्रोजन के लिए 0.07 अपॉन 0.99 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से इनकी वैल्यू आएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू 92.32 हमारा कार्बन का जो मास है, और 7.68 जो हमारा हाइड्रोजन का मास परसेंटेज है। तो यहाँ इस कैलकुलेशन के बाद, अब इसके बाद हमारा जो अगला टारगेट है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला है। हमें इन सब चीजों में ये जरूरत है, इसकी जरूरत थी, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन की। अब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए वही एक टेबल बनाते हैं हम पूरा, उसके लिए आपको अलग से भी एक सेशन मिल जाएगा मेरे चैनल पे। अदरवाइज पिछले क्वेश्चंस में भी एम्पिरिकल फॉर्मूला मैंने कराया है, पिछले कुछ क्वेश्चंस जो थे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी। तो मास परसेंटेज, सबसे पहले हम एलिमेंट लिख देंगे कार्बन और हाइड्रोजन, उसके बाद उनका मास परसेंटेज, फिर नंबर ऑफ मोल्स, और उसके बाद सिंपलेस्ट मोल रेशियो, देन नंबर ऑफ एटम्स। तो मास परसेंटेज है 92.32, 7.68। नंबर ऑफ मोल्स, मास परसेंटेज से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 12 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग 7.68 और 69 के अराउंड इसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। हाइड्रोजन के लिए 1 से डिवाइड करेंगे तो इतने ही इसके हमारे नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, 7.68। तो अभी इन दोनों में से सिंपलेस्ट मोल रेशियो फाइंड करने के लिए स्मॉलर नंबर ऑफ मोल हम लेते हैं। तो दोनों ही स्मॉलर हैं ऑलमोस्ट, 7.69 और 7.68 दोनों सेम डिजिट्स हैं। हम किसी को भी किसी से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आंसर आने वाला है ऑलमोस्ट। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो 1 आ गया, नंबर ऑफ एटम 1 हो गया। तो C1H1 जो है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा फाइंड हो गया इसके लिए C1H1। इसका साथ साथ मैं मास भी यहाँ पे निकाल देता हूँ क्योंकि आगे उसकी जरूरत पड़ेगी। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 12 + 1 दैट इज 13 ग्राम पर मोल, आगे उसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने फाइंड कर लिया। सेकंड हमें बोला है मोलर मास ऑफ गैस। मोलर मास फाइंड करने के लिए गैस का हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, उसका 10 लीटर जो है वो 11.6 ग्राम कैरी करता है एसटीपी पे। हम यहाँ से क्या करेंगे, 10 लीटर जो हाइड्रोकार्बन है उसमें कितने मोल्स हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं 22.4 लीटर में 1 मोल होते हैं एसटीपी पे, ये बात आपको बताई जाती है। और 1 लीटर में 1/22.4 हो जाएंगे मोल्स, और 10 लीटर में 1 इंटू 10/22.4 मोल्स प्रेजेंट होंगे। ये जो हमने मोल्स निकाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करे हैं, इसमें गिवन मास की वैल्यू रख के हम मोलर मास फाइंड कर लेंगे। गिवन मास हो गया 11 ग्राम और नंबर ऑफ मोल्स हो गया 10/22.4, यानी कि 10 नीचे, यहाँ पे 22.4 ऊपर, और इस कैलकुलेशन को करने के बाद हमारा आंसर आएगा 25.984 ग्राम्स पर मोल कह लो आप, क्योंकि मोलर मास है ये, और ग्राम्स भी लिख सकते हो। अब ये मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने में आसानी हो जाएगी। तो एक नंबर जो हम फाइंड करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने के लिए, उसमें हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को यानी कि मोलर मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करते हैं।
तो ये 26 अपॉन अप्रॉक्सीमेटली 26 मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि इसका आंसर बहुत सिंपल 2 आ जाएगा। 25.98 करेंगे तो 1.99 समथिंग आएगा, जो कि हमें 2 ही उसको अज्यूम करना पड़ेगा। तो अब एम्पिरिकल फॉर्मूला जो हमारा था C1H1, उसमें हमें इस 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज C2H2। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, काफ़ी सारी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल होता है, यूनिटरी मेथड इस्तेमाल होता है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है और एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करते हैं, मास परसेंटेज फाइंड करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इस क्वेश्चन में पूछी जाती हैं हमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl टू गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो उसका रिएक्शन भी हमें दे रखा है, बैलेंस इक्वेशन जरूरी है स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए। खैर, what mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 m HCl। तो HCl के लिए हमें दो वैल्यूज बता रखी है और पूछा गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो HCl की वैल्यू से कैल्शियम कार्बोनेट कैसे फाइंड आउट होगा? अगर हम HCl का मास पता कर लेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन के हिसाब से कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो 100 ग्राम है इक्वेशन के हिसाब से। और 2HCl, अगर मैं 2HCl लिखता हूँ तो 1HCl के लिए 36.5 होता है, तो 2HCl के लिए 73 ग्राम हो जाएगा। तो इक्वेशन हमें ये बताता है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 73 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ इस कंडीशन जो हमें दे रखी है, मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखा है हमें HCl का, तो उस मोलैरिटी वॉल्यूम से हम मास फाइंड आउट कर लेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मोलर मास गिवन है HCl का, तो W2 हमारा फाइंड आउट हो जाएगा इजीली। W2 will be equal to molarity into molar mass into volume and then further divided by 1000। मोलारिटी है 0.275 और मोलर मास है 36.5 HCl का, वॉल्यूम दे रखा है 25 ml, डिवाइड कर देंगे हम इसको 1000 से। फाइनली यहाँ पे हमारा W2 का जो आंसर है वो 0.684 ग्राम आंसर आएगा यहाँ पे। अब स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन जो होती है यूनिटरी मेथड से, उससे हम बता देंगे 73 ग्राम HCl रिएक्ट करता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो 1 ग्राम करेगा 100 बाय 73 ग्राम के साथ, और इसी तरह से 0.684 ग्राम करेगा 100 बाय 73 इंटू 0.684 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास पता चल जाएगा, जो कि होगा लगभग 0.9375 ग्राम, और ये आंसर हमारा फाइंड आउट हो गया, इससे पता चल गया हमें। तो HCl की जो कंडीशंस दे रखी थी, हमने उससे उसका मास फाइंड आउट करा। फर्दर इक्वेशन का इस्तेमाल करके उस मास के साथ कितना कैल्शियम कार्बोनेट यूज हो सकता है, वो हमने इक्वेशन के थ्रू पता करा बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड एंड सॉल्विंग द कैलकुलेशन ऑन बिहाफ ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन का ही है, सीधा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये रिएक्शन है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैंगनीज डाइऑक्साइड का मास हमें पता होना चाहिए। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड में जो हमारा मैंगनीज है, उसका मास मैंगनीज का 55 और ऑक्सीजन का लगभग 32, O2 है ना, तो ये हो गया लगभग 87। 87 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो लगभग 146 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। HCl 4 इंटू 36.5 हो जाएगा 146 ग्राम। 146 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सिंपली हमें बताना है कि 5 ग्राम कितने के साथ करेगा, जैसा पहला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे भी हम वही सेम सिनेरियो यूज करेंगे। 87 ग्राम MnO2, अब की बार हमें मैंगनीज ऑक्साइड का मास दे रखा है ना, और HCl का फाइंड करना है। तो 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट विद 146 ग्राम HCl, ये मैंने ही कह रहा है, ये इक्वेशन कह रही है। 1 ग्राम MnO2 will react with 146 upon 87 ग्राम। अगर आप बीच वाली लाइन नहीं भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको स्किप भी कर सकते हो, बट अच्छे से समझ में आया हर एक बच्चे को, इसीलिए मैं मेंशन करता हूँ बीच वाली लाइन जो 1 ग्राम की होती है। एंड देन फर्दर फॉर 5 ग्राम MnO2 146 अपॉन 87 इंटू 5 ग्राम HCl। तो इस कैलकुलेशन को करके आंसर आएगा 8.39 ग्राम HCl। So this is the overall equation
ओवरऑल क्वेश्चन, और इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, एक्सरसाइज के भी। और एग्जांपल्स तो हमने इससे पहले के सेशंस में ही कर लिए थे, और अभी आने वाले सेशंस में आपको और दूसरे चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई होप आपको इस सेशन में सभी कुछ समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।